रूस की रणनीति यूक्रेन के अंदर बहुत सीधी है। जितने ज्यादा सैनिक हो सके उन्हें मोर्चे पर भेजना ताकि वे यूक्रेन की रक्षा को थका सके। लेकिन ये रणनीति तभी काम कर सकती है जब सैनिक वास्तव में मोर्चे तक पहुंच रहे हों। पुतिन के सैनिकों की जरूरत वाली जगह तक पहुंचने से पहले ही 90% रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। सैनिकों को लड़ाई शुरू होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। वे गोली तक नहीं चला पा रहे। यूरी कोचिनो सब उजागर करते हैं। रूसी युद्ध संवाददाता और सैन्य ब्लॉगर ने बताया कि रूस के अधिकतर सैनिक यूक्रेन मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही मारे जा रहे हैं। पुटिनो घोषणा करते हैं, इन आंकड़ों पर विचार करें। रूसी कर्मियों की 80 से 90% हानि पहले ही संपर्क रेखा की ओर बढ़ने के चरण में हो जाती है, संपर्क रेखा तक पहुंचने के दौरान, न कि वहां पर। पुटिनो के अनुसार औसतन 85% यानी 10 में से 8 या 9 सैनिक बिना दुश्मन से लड़े या देखे ही रास्ते में मारे जाते हैं। सिर्फ कुछ शब्दों में कोचेनोक ने उस कैंसर को उजागर कर दिया है जो पूरी रूसी सेना को अंदर ही अंदर खा रहा है। रूस के 13,10,000 से ज्यादा सैनिक उस युद्ध में मारे या घायल हुए, जिसमें कई ने दुश्मन को देखा भी नहीं। पुतिन के पिट्ठू भूतों से लड़ रहे हैं। उन्हें उन जगहों की ओर बढ़ने के लिए कहा जा रहा है जहां वे कभी पहुंच ही नहीं सकते, और उन्हें पीछे ही उनकी तकलीफ से छुटकारा दिला दिया जाता है, बिना दुश्मन पर एक भी गोली चलाए। प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं है। रूसी सैनिकों में से 90% तक के लिए तैयारी का कोई महत्व नहीं है। वे बस इसलिए है कि किसी अनदेखे दुश्मन से मर सके। और जैसा कि आप जानेंगे, वह दुश्मन हमेशा यूक्रेन नहीं होता। कई बार दुश्मन घर के पास ही होता है। उस पर आने से पहले रूस के सैनिक एक दूर के दुश्मन से लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के वसंत आक्रमण को पंगु बना दिया है, साथ ही उन कई हमलों को भी जो पुतिन ने पहले आदेश दिए थे, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के लिए उन बड़े पैमाने पर हमलों को शुरू करना लगभग असंभव बना दिया है, जिनका इस्तेमाल उसने युद्ध की शुरुआत में क्षेत्र जीतने के लिए किया था। बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और पैदल सेना के संयुक्त हमलों से रूस को भारी नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ी प्रगति भी मिली। रूस की सेनाएं कम से कम दिखने वाले दुश्मन से लड़ रही थी, इसलिए वे जानते थे कि शायद उन्होंने अपने देश को बढ़त दिलाने में मदद की होगी। अब तो वह भी नहीं हो रहा है। युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने फरवरी 2025 के एक लेख में इस बात को उजागर किया, जिसमें बताया गया कि रूस बार बार यूक्रेन को तोड़ने में असफल रहा है। रूस को उपकरणों के मोर्चे पर जो भारी नुकसान हुआ है, उसके कारण अब देश उन तरह के हमलों को जारी नहीं रख सकता जैसा हमने युद्ध की शुरुआत में देखा था। तब भी ISW विश्लेषक क्रिस्टीना हार्वुड ने कहा था कि रूस तब तक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी नहीं रख सकेगा जब तक वह और जनशक्ति नहीं जुटाता। लामबंदी अब तक नहीं हुई, लेकिन यूक्रेन की रणनीति के कारण इसकी संभावना बढ़ रही है, क्योंकि रूस के 90% तक सैनिक मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही मारे जा रहे हैं। यह रणनीति एक स्पष्ट तथ्य पर आधारित है। यूक्रेन लगातार खुद को ढाल रहा है, जबकि रूस सिर्फ और सैनिकों को तोप के चारे की तरह रक्षा पंक्तियों पर झोंकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, और अब वह उन तक भी पहुंचने में असमर्थ होता जा रहा है। युद्ध का मैदान रूस की सोच से काफी बदल गया है। 2022-2023 में भारी बख्तरबंद गाड़ियों से हमला संभव था। कई बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हुई, फिर भी रूस अपनी संख्या के बल पर आगे बढ़ता रहा। 2024 तक बख्तरबंद गाड़ियों की जगह हल्के फुर्तीले वाहन जैसे मोटरसाइकिलें आ गई थीं, और इस तरह रूस के लिए प्रगति करना संभव था। 2025 तक मोटरसाइकिलों की प्रभावशीलता घटी, लेकिन रूस ने अपने सैनिकों को छोटे घुसपैठी समूहों में जंगलों के रास्ते चुपके से झोंकना जारी रखा। उस समय रूसी सैनिक के लिए लक्ष्य तक पहुंचना बहुत बड़ी किस्मत थी। 2026 में अधिकतर वहां पहुंच नहीं पाते, और इसका कारण 2 शब्दों में बताया जा सकता है, जो यूक्रेन ने 4 साल की जंग में बनाया और उसमें महारत हासिल की है। किल जोन। जैसे जैसे यूक्रेन ने अपनी ड्रोन तकनीक को बेहतर किया है, वैसे वैसे वे किल जोन, जो पहले ही मोर्चे से मीलों दूर तक फैले थे, और भी गहरे और ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं। LRT ने हमें 17 मार्च की एक रिपोर्ट में उन किल जोन के अंदर ले जाकर बताया कि इन्हीं जोन की वजह से यूक्रेन के बड़े हिस्से में अब रूसी सैनिकों के लिए कोई स्पष्ट फ्रंट लाइन भी नहीं बची है जहां वे पहुंच सके। LRT के अनुसार किल जोन वही है जहां तक ड्रोन पहुंच सकते हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, तब FPV ड्रोन सिर्फ 5-7 किमी 3.143 मील तक जा सकते थे। किल जोन अब भी खतरनाक थे,
पर रूस के सैनिकों को कम दूरी पार करनी पड़ती थी। रूस के पीछे के इलाकों पर लगभग कोई खतरा नहीं था, इसलिए पुतिन की फोर्सेस आगे बढ़ सकी। फिर कुछ बदल गया। यूक्रेन के ड्रोन अब ज्यादा ताकतवर और लंबी दूरी वाले हैं। पहले जो किल जोन कुछ मील तक थे, वे अब यूक्रेन के बड़े इलाकों में बदल गए हैं, जहां हर जगह ड्रोन के कारण नो मैंस लैंड बन गई है। FPV ड्रोन की रेंज बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दी गई है, जिससे फ्रंट से 15 किलोमीटर यानी लगभग 9.3 मील के भीतर का हर इलाका रूस के सैनिकों के लिए मौत का जाल बन गया है। रूस के सैनिकों की स्थिति और बिगड़ती है, क्योंकि 2025 के अंत और 2026 में यूक्रेन मध्यम दूरी के ड्रोन अपने शस्त्रागार में जोड़ लेता है। अब यूक्रेन के ड्रोन सिस्टम रूस के पिछले हिस्से में पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक हमला कर सकते हैं। कुछ इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन फ्रंट लाइन से 144 किलोमीटर यानी लगभग 90 मील पीछे तक तबाही मचा रहे हैं। रूस को अब दोहरी समस्या है, क्योंकि वह जिन लोगों को फ्रंट पर भेज रहा है उन्हें FPV ड्रोन मार रहे हैं। पीछे रूसी सैनिक शिविरों और काफिलों में मारे जा रहे हैं। यूक्रेन कमांड और कंट्रोल सेंटर्स और रूसी लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन को भी तबाह कर रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने ऐसे ड्रोन विकसित कर लिए हैं जो युद्ध के किसी भी अन्य समय की तुलना में और गहराई तक उड़ते हैं और ज्यादा ताकत से हमला करते हैं। इसके अलावा आसमान में लगातार निगरानी है। यूक्रेन के किल जोन इतने बड़े हैं कि लगता है पुतिन के सैनिकों के पास कई ब्लाइंड स्पॉट होंगे। कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो लगभग अनिवार्य है, लेकिन इन ब्लाइंड स्पॉट्स को न्यूनतम रखा जाता है, क्योंकि यूक्रेन बारी बारी से तैनात की जाने वाली टोही ड्रोन की लहरें तैनात करता है, जो नीचे हो रही हर चीज पर नजर रखती हैं। तेज नजर वाले ड्रोन इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि रूसी सैनिक नहीं देख पाते, और जब भी जरा सा भी कोई हलचल होती है, चाहे वो किसी सैनिक की हो या किसी उपकरण की, तो उसका वीडियो यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों के पास, जो फ्रंट लाइन के पीछे होते हैं, तुरंत भेज दिया जाता है। वे जरूरी हथियारों का इस्तेमाल कर खतरे को खत्म करते हैं और टोही ड्रोन निगरानी करते हैं। यूक्रेन इसे रूस के लिए और भी बुरा बना देता है। जब पुतिन की सेना को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, तब चालाकी से जवाबी हमले करता है। हमने फरवरी में रूस के खिलाफ यूक्रेन के जबरदस्त जवाबी हमले के दौरान उसकी शानदार उपलब्धियों की रिपोर्टिंग की है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन ने करीब 480 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 185 वर्ग मील क्षेत्र मुख्यतः देश के दक्षिण में आजाद कराया, क्योंकि उसने मोर्चा रूस तक पहुंचा दिया। हालांकि उतने ही प्रभावशाली और अक्सर कम रिपोर्ट किए जाने वाले वे हमले हैं जो यूक्रेन ने उन ठिकानों पर जमे रूसी बलों पर किए जिन्हें पुतिन की सेना सुरक्षित समझती थी। उदाहरण के लिए दिसंबर में पूर्वी यूक्रेन के सेरेब्रियांस्की जंगल में छुपे हुए सैनिकों को ले। वे रूसी सैनिक क्रिमिना बस्ती से लगभग 6 मील दक्षिण में और मोर्चे की रेखा से 5 मील से अधिक पूर्व में थे। उन्हें कोई कारण नहीं था यह मानने का कि उन्हें यूक्रेन से किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। वे मारक क्षेत्रों में नहीं थे, या उन्हें ऐसा लगा। एक प्रभावशाली छापेमारी में, जिसमें पैदल सेना, विशेष बल और बड़ी संख्या में ड्रोन शामिल थे, यूक्रेन ने रूसी ठिकाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो मोर्चे से मीलों दूर था। रूस की अनुमानित कुल हानि 2000 सैनिक थी। यूक्रेन के पलटवार से रूस की सेनाएं असुरक्षित साबित हुई। रूस के 90% सैनिक मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही मारे जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यूक्रेन है, हालांकि और भी बहुत कुछ हो रहा है। पुतिन की सेनाओं का घर के भीतर का दुश्मन खुद रूस है। देश की सेना और रणनीति भी सैनिकों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। चलिए रणनीति की बात करते हैं। रूस ने अपने हमलों में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश की है, जैसा कि हमने पहले देखा था, जब उसने मैकेनाइज्ड से मोटरसाइकिल और फिर इन्फेंट्री हमलों में बदलाव किया। ये अच्छे बदलाव नहीं है। हर बदलाव रूस को कमजोर करता है, लेकिन फिर भी ये बदलाव ही है। इन सब में एक बात समान है, पुतिन और उनके अयोग्य कमांडर रूस के सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। चाहे वे इसे जैसे भी करें या इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उन सैनिकों को आगे बढ़ना ही है। उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे सिर्फ इस्तेमाल करने लायक संसाधन हो, और ये भी यूक्रेन की कार्रवाई जितना ही एक बड़ा कारण है कि इतने सारे लोग मारक क्षेत्रों में मारे जा रहे हैं।
जैसा कि हम बात कर रहे हैं, रूस एक वसंत आक्रमण के शुरुआती चरण में है, जिसका उद्देश्य डोनेट्स्क पर कब्जा करना है। फिर से रूस जो कर सकता है वो सिर्फ अपने सैनिकों को यूक्रेन के लगातार बढ़ते मारक क्षेत्रों में धकेलना है। वसंत आक्रमण के पहले महीने के आंकड़े सब कुछ कह देते हैं। मार्च में रूस को रिकॉर्ड 35,351 हताहतों का सामना करना पड़ा। अब सोचिए, कोत्योनोक के खुलासे के संदर्भ में इसका क्या मतलब है। उन 35,351 मृत और घायल लोगों में से लगभग 31,815 ने कभी मोर्चे की पहली पंक्ति नहीं देखी। वे वहां पहुंचने से पहले ही मारे गए। यूक्रेन पर हमला करते हुए मारे गए सैनिकों की संख्या सिर्फ 3,536 रह गई है। ये रणनीतिक आत्महत्या है। अगर आप मानते हैं कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जनशक्ति से युद्ध जीत सकते हैं, तो यह तभी संभव है जब बड़ी संख्या में सैनिक मोर्चे पर पहुंचे। ऐसा नहीं हो रहा। यूक्रेन के किल जोन पार करने की रूस की असमर्थता इसका बड़ा कारण है। रूस की रणनीतिक अक्षमता यूक्रेन के किल जोन की सफलता में मदद कर रही है। साथ ही उसकी कुछ और कार्रवाइयों से उसके सैनिक भी हैरान हैं। जब उन सैनिकों को ऐसी मौत की यात्रा के लिए मजबूर नहीं किया जाता जिसमें वे कभी मोर्चा देख ही नहीं पाएंगे, तो वे किसी और तरीके से मारे जा रहे हैं। आत्महत्याएं और मार डाले जाने की घटनाएं रूसी मोर्चे के पीछे अब और भी आम होती जा रही हैं, और दोनों ही उस जनशक्ति को कम कर रही हैं जिसकी पुतिन को अपने लगातार हमलों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरत है। रूसी सैनिकों के आत्महत्या करने की कहानियां अब और भी आम होती जा रही है, और कई बार ये आत्महत्याएं इस तरह होती है कि वे अपने साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। अक्टूबर 2025 में मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि एक रूसी सैनिक ने साथी को गोली मारकर खुद को भी गोली मारी। ये घटना मॉस्को क्षेत्र में हुई थी, और ये हमें उस हताशा की झलक दिखाती है जो रूस की सैन्य क्रूरता उन लोगों में पैदा करती है जिन्हें इसके लिए लड़ने का आदेश दिया जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मॉस्को सैन्य जिले ने इस पूरी घटना को एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की। दावा किया गया कि एक सैनिक ने सुरक्षा नियम तोड़े, जिससे गोली चली। अन्य रिपोर्टों में 5 तक रूसी सैनिकों के घायल होने की बात कही गई। ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्याकांड जैसा लगता है। आत्महत्या ने स्थिति और बिगाड़ दी। ये सैनिक यूक्रेन में नहीं थे, फिर भी पुतिन के युद्ध से बाहर कर दिए गए। कुछ और लोग अपने ही कमांडरों के हाथों मारे जा रहे हैं। फरवरी 2026 में कुछ रूसी सैनिकों ने बीबीसी को बताया कि उनके साथियों को कमांडरों ने मार डाला जब वे यूक्रेन के किल जोन में जाने से मना कर रहे थे। एक ने कहा कि उसने एक गड्ढा देखा जिसमें 20 रूसी सैनिकों की लाशें थी, जिन्हें आदेश न मानने पर उनके कमांडरों ने मार डाला। ये इतने सैनिक हैं कि रूस अब यूक्रेन में जिन छोटी घुसपैठ इकाइयों का इस्तेमाल करता है, उनमें से कई इकाइयां बन सकती हैं। ये दिखाता है कि पुतिन अपने सैनिकों के साथ भी उतने ही क्रूर हैं जितना तोप का चारा माने जाने वाले सैनिकों के साथ, जो मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही यूक्रेन के ड्रोन से मारे जा रहे हैं। अब इसमें भगोड़ों को भी जोड़ दीजिए। यूनाइटेड 24 मीडिया ने सितंबर में बताया था कि 2025 के अंत तक रूस के करीब 70,000 सैनिकों के यूनिट छोड़ने की संभावना है। ये वे सैनिक हैं जिन्होंने खुद को एक क्रूर मौत से बचा लिया है, बशर्ते कि वे पकड़े न जाएं। लेकिन रूस के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वे सैनिक हैं जो मोर्चे पर हमलों में योगदान नहीं दे सकते। अगर यूक्रेन रूस के 90% सैनिकों को मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही मार गिरा रहा है, तो ये भगोड़े खुद ही लड़ाई से बाहर हो रहे हैं, इससे पहले कि यूक्रेन या रूस कुछ कर पाए। और जो लोग रुकते हैं और यूक्रेन के मौत के इलाकों की ओर अपने दुखद रास्ते पर बढ़ते हैं, उन्हें भी रूसी सेना की तरफ से कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। सोफ्रेब की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी विद्रोही समूह आर्टेश का दावा है कि रूस के कई सैनिकों को सोवियत युग की राइफलें मिल रही हैं। उन सैनिकों को AKM और AK-74 दी जा रही है जो 1960 और 70 के दशक की है। पावले ने कहा कि ये राइफलें आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं और अक्सर जाम या मिसफायर हो जाती है, जिससे रूस की युद्ध क्षमता घटती है। सोचिए, आप उन 10% भाग्यशाली लोगों में हैं जो मारक इलाकों को पार करके मोर्चे तक पहुंचते हैं, राइफल उठाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, राइफल जाम होते ही घबरा जाते हैं और फिर भी मर जाते हैं। और फिर भी आपने अपने 90% साथियों से बेहतर किया। रूस के अधिकतर सैनिक यूक्रेन के मारक जोन या रूस की अक्षमता और क्रूरता के चलते मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। इसका मतलब है कि अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध की स्थिति क्या है? एक इशारा देता हूं, ये अच्छा नहीं है। मार्च में रूस ने एक ही महीने में सबसे ज्यादा सैनिक खोने का
2026 का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये नुकसान शायद कुछ मायने रखते, कम से कम पुतिन की बेरहम सोच में अगर इनसे कुछ हासिल हुआ होता। इंडिपेंडेंट के अनुसार मार्च में रूस ने मोर्चे पर कोई बढ़त नहीं बनाई, जो 2.5 साल में पहली बार है। हालांकि यूक्रेन ने कुछ बढ़त हासिल की, ज्यादा नहीं, लेकिन 9 वर्ग किलोमीटर या 3.47 वर्ग मील कुछ न होने से बेहतर है। और यूक्रेन को अपनी ये बढ़त हासिल करने के लिए 35,000 सैनिकों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। जब ज्यादातर सैनिक मोर्चे तक पहुंचने से पहले मर जाएं, तो मोर्चा आगे नहीं बढ़ता। इन बातों को देखकर रूस के लिए यह अपमानजनक है, खासकर जब 2025 यूक्रेन में उसकी बढ़त के लिए खास नहीं रहा। नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार रूस को 2025 में अनुमानित 4,15,000 हताहतों का सामना करना पड़ा। अंकुर नारायण यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के यूके प्रतिनिधि मंडल में राजनीतिक सैन्य मामलों के काउंसलर हैं। उन्होंने यह आंकड़ा कुछ ज्यादा बताया है। नारायण का दावा है कि रूस के 2025 में हताहतों की संख्या 4,20,000 रही, और वे जोड़ते हैं कि रूस ने ये नुकसान सिर्फ इसलिए झेले ताकि वह यूक्रेन के मात्र 0.8% हिस्से पर कब्जा कर सके। ये उपलब्धियां तब मिली जब यूक्रेन के किल जोन रूस के 90% सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचने से पहले नहीं रोक पाते थे। इन उपलब्धियां निराशाजनक थी। रूस ने 2025 में एक पूरी सेना के बराबर बल खो दिया। असल में कई सेनाएं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश को मानक के रूप में लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सेना में सिर्फ 1,41,330 सक्रिय सैनिक हैं, जो रूस द्वारा 2025 में यूक्रेन के 1% से भी कम हिस्से के लिए खोए गए सैनिकों का लगभग 1/3 है। अब रूस की हालत पिछले साल से भी खराब है। रूस में प्रमुख आवाजें बगावत कर रही है। कोतिनोक उनमें से एक है, जिन्होंने 90% खुलासा किया था। देश के सैन्य ब्लॉगर अब रूस की सैन्य कमान और कभी कभी व्लादिमीर पुतिन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। अलेक्सी सिकोनकियन का कहना है कि रूसी कमांडर नए रंगरूटों को पुराने तरीके से नवीकरणीय संसाधन मानते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने दी। सैन्य ब्लॉगर अलेक्जेंडर खोरिकोस्की का कहना है कि रूस के लिए पुराने बड़े हमले अब संभव नहीं हैं, भले ही उपकरण हो, क्योंकि इससे हानि 8 गुना बढ़ेगी और मोर्चे पर असर नहीं होगा। सिकोंकिन के शब्द खास तौर पर यह दिखाते हैं कि पुतिन यूक्रेन द्वारा युद्ध के मैदान में किए गए बदलावों का हिसाब लगाने में नाकाम रहे हैं। रूस की हानियां अब इतनी ज्यादा हो गई है कि वह स्वयं सेवकों की भर्ती के जरिए उन्हें पूरा करने में नाकाम हो रहा है। टीवीपी वर्ल्ड के अनुसार मार्च लगातार चौथा महीना था जब रूस की हताहत दर भर्ती दर से अधिक रही। रूस के सैनिक नवीकरणीय संसाधन तो बिल्कुल नहीं है। अब वे केवल इसलिए और अधिक कीमती हो रहे हैं क्योंकि वे भर्ती होने को तैयार हैं, लेकिन अधिकतर मोर्चे पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे। आखिरी बात कोचिनो को कहने देंगे। रूसी सैन्य विश्लेषक का कहना है कि मोर्चा अब एक ऐसी जगह बन गया है जहां सिर्फ स्थानीय और पूरी तरह से सामरिक गतिविधियां हो रही है, जिसमें रोजाना सिर्फ 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ना या पीछे हटना शामिल है। फिर वह दूसरा बड़ा खुलासा करते हैं, इस रफ्तार से युद्ध 100 साल चलेगा, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। पुतिन यूक्रेन में जीत के लिए 1 सदी तक इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके 90% सैनिक बिना लड़े ही मारे जा रहे हैं, तब उनके पास ज्यादा उम्मीद नहीं है। वसंतकालीन हमला दिखाता है कि यूक्रेन में रूस की स्थिति कितनी खराब है। हमने पहले बताया था कि हमला खराब है, असलियत और भी खराब है। दोनेत्स्क क्षेत्र में कुछ अजीब हो रहा है। रूसी सैनिकों को एक वसंत अभियान में भेजा जा रहा है, जिसे मातृभूमि के लिए विजय का गौरवशाली अभियान कहा जा रहा है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है। सैनिक रिकॉर्ड संख्या में मारे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा रूसी पंक्तियों को इतिहास में पहले कभी न देखे गए तरीके से चीरता जा रहा है। दोनेत्स्क एक मौत का इलाका बन गया है। रूस को इतनी भारी हानि हुई है कि उसका असर 100 साल रहेगा, क्योंकि पुतिन के समर्थक अब लड़ने के लिए बहुत डरे हुए हैं। पुतिन की कहानी सुनने पर यह सब पता नहीं चलता। रूस के नेता के मुताबिक यूक्रेन पतन के कगार पर है। दोनेत्स्क और फिर डोनबास मार्च में यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा शुरू किए गए वसंत आक्रमण के आगे जल्द ही गिरने वाले हैं। रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन में तबाही मचाएगी और 2026 के अंत तक पुतिन को ठीक वही मिलेगा जो वह चाहता है। यह अवश्यंभावी है, इसे रोका नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से बकवास है। रूस जैसे ही बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत देता है,
हकीकत यह है कि पुतिन के दावे के विपरीत यूक्रेन भेजे गए उसके कम प्रशिक्षित सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। और यह बात सबसे ज्यादा स्पष्ट डोनेट्स्क में है। वो एक इलाका जिसे रूस सबसे ज्यादा चाहता है अभी भी कायम है और उसका लगभग 1/4 हिस्सा अभी भी लेना बाकी है। जो हमला डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा था वही अब रूसी सैनिकों के लिए मौत का कारण बन गया है, और वो भी ऐसे पैमाने पर जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ये पैमाना कितना बड़ा है? यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख पाउलो पलीसा के अनुसार डोनेट्स्क के हर उस वर्ग किलोमीटर यानी 0.386 वर्ग मील पर जिसे रूस कब्जे में लेता है उसे अब 316 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिर्फ ये आंकड़ा सुनकर ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए कि आखिर रूस की सेना डोनेट्स्क में इतनी बुरी तरह कैसे नाकाम हो रही है। हालांकि जब हम मौजूदा आंकड़ों की तुलना उन आंकड़ों से करते हैं जो हमने पहले देखे थे तो पुतिन के लिए स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। 1 साल पहले रूस डोनेट्स्क पर कब्जे की कोशिश में भारी सैनिक खो रहा था। वहां प्रति वर्ग किलोमीटर 160 और पूरे यूक्रेन में औसतन 120 सैनिक मारे जा रहे थे। यहां हम देख रहे हैं कि रूस डोनेट्स्क में 2025 की पहली तिमाही की तुलना में लगभग 2 गुने सैनिक खो रहा है, और ये सिर्फ हताहत नहीं है। नुकसान में बढ़ोतरी के साथ किया सैनिकों की संख्या भी बढ़ रही है, जो रूस की सेना के लिए विनाशकारी है। हम उस प्रवृत्ति पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, तो हमारे साथ बने रहे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इतनी अधिक मृत्यु दर और धीमी प्रगति की दर का रूस के लिए असल में क्या मतलब है। पुतिन की सेनाएं डोनेट्स्क में धीमी बढ़त बना रही हैं, लेकिन ये सामरिक नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो रूस ने पिछले 6 महीनों में डोनेट्स्क में कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की है और पुतिन के घमंड की वेदी पर अपने इतने सारे सैनिकों की बलि दे दी है। 2026 की पहली तिमाही में कुल नुकसान 90,000 से अधिक रूसी सैनिकों का है, जिनमें से 35,000 से अधिक ने भयानक डोनेट्स्क क्षेत्र में अपनी जान गंवाई है। अब वे हताहतियां पुतिन के उन किसी भी मोहरों के दिल में गहरा डर बिठा देती है जिसे उस ओब्लास्ट में हमला करने के लिए भेजा जाता है। खासकर मार्च का महीना रूस के लिए बहुत ही भयानक रहा है। गार्जियन के अनुसार मार्च पहला महीना था जब रूस ने पूरी अग्रिम पंक्ति पर लगभग कोई क्षेत्रीय बढ़त हासिल नहीं की। इस महीने रूस ने यूक्रेन के सिर्फ 23 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 8.9 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया। जनवरी और फरवरी, जो रूस के लिए सैन्य रूप से बुरे थे, उससे भी बेहतर थे। रूस ने फरवरी में इससे 4 गुना, जनवरी में करीब 14 गुना ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया था। मार्च में वसंत आक्रमण शुरू होने पर रूस खुद को गतिरोध में फंसा पाता है, क्योंकि यूक्रेन पुतिन की सेनाओं को पहले कभी नहीं देखी गई तरह तबाह कर रहा है। फिर भी पुतिन डोनबास चाहते हैं। 31 मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने यूक्रेन को समय सीमा दी थी। अगले 2 महीनों के भीतर डोनबास से पीछे हटो, नहीं तो रूस इसे जबरदस्ती ले लेगा। जब वहां से आ रही संख्याएं देख रहे हैं तो इस धमकी को गंभीरता से कैसे ले? पुतिन अभी भी शांति वार्ता को ऐसे खेल रहे हैं जैसे उनके पास सारे पत्ते हों, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि रूस डोनेट्स्क में क्षेत्रीय लाभ के लिए रिकॉर्ड स्तर की मौतों के साथ खून बहा रहा है। डोनबास पर कब्जा कर लो पुतिन, वहां लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतने ज्यादा रूसी सैनिक मरेंगे। गणित यही बताता है। रूस को अभी डोनेट्स्क के करीब 7,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा करना है। उस क्षेत्र में किलाबंद शहरों की पट्टी शामिल है, जिनके बारे में आप जल्द ही जानेंगे कि वे रूस को इस समय हो रहे नुकसान के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर रूस प्रति वर्ग किलोमीटर 316 हताहतों की दर बनाए रखता है तो पुतिन की सेनाओं को आगे ऐसी मौतें झेलनी होंगी जो अब तक नहीं देखी गई। रूस को सिर्फ डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए अपने 22,12,000 सैनिकों को खोना पड़ेगा और उसके बाद भी बाकी यूक्रेन बचा रहेगा। कुछ संदर्भ के लिए यूक्रेन के वित्त मंत्रालय का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ 4 साल से थोड़ा ज्यादा लड़ाई में 13 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। डोनेट्स्क में इतनी ज्यादा हताहत दर है कि रूस को यूक्रेन के एक छोटे हिस्से के बदले अपने नुकसान लगभग 2 गुने करने पड़ रहे हैं। फिर भी रूस अब भी इस तरह बातचीत करने की कोशिश कर रहा है जैसे वो डोनेट्स्क में जीत रहा हो। लेकिन जैसा कि पलिसा ने बताया, जो भी रूस की बातचीत की रणनीति पर ध्यान देता है वह जानता है कि हम जो यहाँ देख रहे हैं वह पुतिन के तौर तरीके के बिल्कुल मुताबिक है।
डोनेट्स्क को बलपूर्वक कब्जा करने में असफल रहने के बाद रूस अब अपनी श्रेष्ठता के झूठे दावों पर लौट रहा है। रूस हमेशा ऐसी बातचीत की रणनीतियों का सहारा लेता है, जैसे कि डेडलाइन लागू करने की कोशिश करना, जब उसे पता होता है कि युद्ध के मैदान पर उसके हालात अच्छे नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डोनेट्स्क दिशा में उनकी सफलता कितनी मामूली और किस कीमत पर है। कई क्षेत्रों में उनकी सफलता केवल प्रतीकात्मक है, कोई ऑपरेशनल सफलता नहीं मिली, तो वे वास्तव में हकीकत से कटे हुए हैं, पोलिसा ने घोषणा की। निष्कर्ष वाकई निकाले जा सकते हैं। इनमें से कोई भी रूस या पुतिन के तथाकथित विशेष सैन्य अभियान की स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है। रूस लुहांस्क को लेकर अपने दावे तक एक जैसे नहीं रख पा रहा, जबकि डोनबास पर दावा के लिए डोनेट्स्क और लुहांस्क जीतना जरूरी है। मार्च के अंत में रूस ने तीसरी बार लुहांस्क के पूरे इलाके पर कब्जा कर लेने का दावा किया। ऐसा लगता है जैसे क्रेमलिन को लगता है कि अपनी बात बार बार दोहराने से उनके दावे और ज्यादा विश्वसनीय लगेंगे। अब लुहांस्क में स्थिति बहुत खराब है। रूस ओब्लास्ट के 99.84% हिस्से पर काबिज है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि नोवोयेहारिएव और नादिया अब भी उसके पास है। इसका मतलब रूस यह नहीं कह सकता कि उसने वह क्षेत्र ले लिया है जिसे उसे कई साल पहले ही कब्जा कर लेना चाहिए था। यह हताशा है। झूठे दावे किए जा रहे हैं ताकि प्रभुत्व की एक कहानी बनाई जा सके जो तुरंत ही खत्म हो जाती है जब आप डोनबास में रूस की मामूली उपलब्धियों के मुकाबले उसके भारी नुकसान को देखते हैं। क्रेमलिन के लिए इन समस्याओं को अनदेखा करना कठिन है। डोनेट्स्क में रूस के साथ हो रही घटनाओं को एक बड़ी छुपी समस्या और भी खराब बना देती है। यही समस्या सब कुछ बदल देती है। और वैसे अगर आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज सब कुछ विस्तार से बताते हैं। डोनेट्स्क, रूस की समस्याओं के पीछे असली मुद्दा क्या है? मिलिट्री आउट। एंड्रू परपेचुआ ने 8 अप्रैल की रिपोर्ट में सब कुछ बताया। वो कहते हैं कि रूस को डोनेट्स्क में भारी नुकसान और बहुत कम क्षेत्रीय लाभ की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। सोशल मीडिया पर 2000 से अधिक स्रोतों से हर दिन लगभग 300 वीडियो का विश्लेषण करने के बाद परपेचुआ ने पाया है कि मार्च 2026 में रूस ने यूक्रेन युद्ध में अब तक देखी गई चौथी सबसे अधिक प्रतिदिन मारे गए सैनिकों की दर झेली है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, हमने अभी आपको बताया था कि ये दर अब तक की सबसे अधिक है और ये 4 महीने की अवधि में है। मार्च 2026 से पहले के 3 महीने हैं, दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026। लगातार 4 महीनों तक मारे गए सैनिकों की दरें जितनी होनी चाहिए उससे अधिक रहीं। मार्च में खास तौर पर मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या में पिछले साल की तुलना में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च 2025 में रूस के 4113 सैनिक KIA हुए थे। मार्च 2026 में यह संख्या 5771 हो गई, जो 40% की वृद्धि है और KIA आंकड़ों में वसंत की मौसमी गिरावट अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, जैसे ही यूक्रेन युद्ध वसंत में प्रवेश करता है। जनरल विंटर और यूक्रेन ने दिसंबर फरवरी में रूस पर गहरा असर डाला, लेकिन जैसे ही जनरल विंटर युद्ध के मैदान से हटता है, यूक्रेन इस कमी को पूरा कर रहा है और अब तक के किसी भी वसंत काल की तुलना में ज्यादा रूसी सैनिकों को मार रहा है। रूस की हताशा साफ दिख रही है। स्टालिन के नुकसान के बाद पुतिन की सेनाएं अस्त व्यस्त हो गईं। फिर पुतिन ने हालात तब और बिगाड़ दिए जब उन्होंने रूसी सैनिकों से टेलीग्राम छीन लिया। अब इसमें रूसी सेना की अव्यवस्था भी जोड़ ले, जहां कमांडर सैनिकों को अग्रिम मोर्चे से दूर रखने के लिए रिश्वत लेते हैं। कम प्रशिक्षित सैनिकों को आत्महत्या के निर्देश दिए जाते हैं ताकि वे पकड़े न जाएं। इससे डोनेट्स्क की असली स्थिति का पता चलता है और हालात और भी खराब हो जाते हैं। 4 महीने की थीम को जारी रखते हुए टीवीपी वर्ल्ड रिपोर्ट करता है कि मार्च भी लगातार चौथा महीना था जब रूस की स्वयंसेवी भर्ती उसकी झेली गई हताहतों की संख्या से कम रही। उस खास सीमा को यूक्रेन द्वारा दिसंबर 2025 में पार करने के बाद जनवरी से मार्च 2026 के बीच रूस ने 85,000 सैनिक खो दिए, जबकि उसने केवल 80,456 की भर्ती की। इन आंकड़ों को रूस के KIA दर से जोड़े तो समस्या और गंभीर दिखती है। अब पहले से कहीं ज्यादा रूसी सैनिक मोर्चे पर मारे जा रहे हैं। ये वो सैनिक हैं जो न अस्पताल जाएंगे, न ठीक होंगे,
न दोबारा मोर्चे पर जाएंगे। वे अब नहीं रहे, स्थायी रूप से खत्म हो गए हैं। ऐसे समय में जब रूस डोनेट्स्क में वसंत आक्रमण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सैनिकों की भर्ती करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसका मतलब यह है कि रूस अब उन सैनिकों को जिन्हें उसने पहले ही भर्ती किया है, उनके घाव ठीक होने के बाद दोबारा यूक्रेन नहीं भेज पा रहा है। ये अब संभव नहीं है। इनमें से कई सैनिक घायल होने के बजाय मारे जा रहे हैं। ये सब छोटी छोटी क्षेत्रीय उपलब्धियों के लिए किया जा रहा है, जैसे कुछ खास नहीं हो रहा। प्रति वर्ग किलोमीटर 316 हताहत होना खुद में बहुत बुरा आंकड़ा है। जब रूस को कब्जा किए क्षेत्र से कोई रणनीतिक लाभ नहीं मिलता और पहले से कहीं ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं, तो यह संकट अब आपदा बन गया है। अब हम फिर से डोनेट्स्क पर आते हैं, जो पुतिन की वसंत आक्रमण और पूरे यूक्रेन में वह जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसका केंद्र है, और इसी वजह से रूस को भारी क्षति हो रही है। डोनेट्स्क में कुछ ऐसा हो रहा है जो रूसी सैनिकों को पहले कभी न देखे गए स्तर पर तबाह कर रहा है, जिसे 2 शब्दों में कहा जा सकता है, किलेबंदी की पट्टी। पुतिन जब कहते हैं कि रूस की सेनाएं डोनेट्स्क को रौंद देंगी, तो वो भूल जाते हैं कि इन सेनाओं को ऐसी किलेबंदी का सामना करना पड़ रहा है जैसी उन्हें 4 साल की लड़ाई में पहले नहीं मिली। उस बेल्ट के 4 बड़े शहरों को कड़ी किलेबंदी मिली है, क्योंकि रूस की डोनेट्स्क में धीमी बढ़त से यूक्रेन को समय मिला। स्लोवियांस्क, द्रुस्किवका, क्रामातोर्स्क और कोंस्तियांतिनिवका रूस के रास्ते में एक सुरक्षात्मक चाप बनाते हैं, जो रूस को डोनेट्स्क की प्रशासनिक सीमा तक पहुंचने से रोकता है, ताकि पुतिन क्षेत्र में जीत का दावा न कर सके। इन चारों में से रूस केवल कोंस्तियांतिनिवका के पास ही पहुंच पाया है, और अभी तक उसने उस शहर में प्रवेश नहीं किया है। बाकी तीनों शहर रूस के ड्रोन और तोपखाने की पहुंच में हैं। लेकिन पुतिन की सेनाएं इतने पास नहीं हैं कि उन पर प्रभावी हमला कर सके। यहाँ तक कि कॉन्स्टेंटिनोपल में भी रूस के घुसपैठी समूहों को यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था द्वारा बुरी तरह से तबाह किया जा रहा है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार रूसी वसंत आक्रमण की पहली लहरों ने दिखा दिया कि इन 4 शहरों पर कब्जा रूस के लिए कठिन है, क्योंकि पुतिन ने कुछ ही दिनों में 5000 से ज्यादा सैनिकों और बड़ी मात्रा में बख्तरबंद वाहन और उपकरण खो दिए। ये रुझान जारी है। रूस की सेना बार बार किलेबंदी पर हमला करती है, लेकिन हर बार पीछे हटा दी जाती है। अब इस पर सोचिए, रूस के साथ अपने युद्ध के दौरान यूक्रेन ने अपने सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने की जबरदस्त क्षमता दिखाई है। डोनेट्स्क में छोटा इलाका चाजीवियार अब भी खड़ा है, जबकि रूसी हमलों को 23 महीने हो चुके हैं। पोक्रोविस्क शहर ने भी लगभग उतने ही समय तक डटे रहकर मुकाबला किया, यहाँ तक कि यूरोपीय नीति विश्लेषण केंद्र ने पोक्रोविस्क को वह शहर कहा जहां पुतिन के दांत खट्टे हो गए। खार्किव में यूक्रेन ने कोप्यांस्क को रूस से बचाने के साथ साथ अधिकांश क्षेत्र वापस ले लिया और हजारों रूसी सैनिकों को मार गिराया। रूस को इन शहरों में जो थोड़ी सफलता मिली है, उसके लिए उसे कई साल और असफलताएं झेलनी पड़ी, क्योंकि यूक्रेन की रक्षा मजबूत है। फिर आता है किलेबंदी वाला इलाका। 4 ऐसे शहर जो अभी अभी जिनका जिक्र हुआ उनसे भी बड़े हैं, और ये सभी पुतिन की सेना को पहले कभी न देखे गए तरीके से तबाह करने के लिए तैयार हैं। रूसी सैनिक कई सालों से एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे, और अब उन्हें कहा जा रहा है कि वे ऐसी आग में कूद जाएं जो इतनी तेज है कि पल भर में उन्हें जलाकर राख कर दे। रूस के लिए ये किला इलाका मौत बांटने वाली मशीन है, जिसने रूस के बढ़ते हताहत, धीमी प्रगति और सैनिकों की मौत में अहम भूमिका निभाई है। रूस ने अब तक किलेबंदी वाले इलाके को मुश्किल से ही छुआ है। पुतिन की हालत खराब है, लेकिन डोनेट्स्क में हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। यूक्रेन ने निश्चित रूप से यह सब पहले से ही योजना बना रखी थी। रूस की सेनाओं में अव्यवस्था किलेबंदी वाले इलाके को इतना प्रभावी बनाने के कई कारणों में से एक है। ये अव्यवस्था सिर्फ स्टारलिंक और टेलीग्राम बंद होने तक सीमित नहीं। मार्च से पहले के महीनों में यूक्रेन ने एक बड़ा जवाबी हमला शुरू किया, जिससे उसे ओलेक्जांद्रिवका और हुल्यापोला की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिला। ये क्षेत्र यूक्रेन के लिए ज़ापोरिजिया शहर की सुरक्षा में अहम है, जो पुतिन के 2026 के कार्यों में शामिल है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की प्रगति का रूस पर असर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुतिन को वह इलाका वापस लेना है जो रूस ने पिछले कुछ महीनों में खो दिया है,
इसके लिए उन्हें जनशक्ति चाहिए और वह जनशक्ति उस भर्ती प्रक्रिया से नहीं आ रही है जो रूस के खो रहे सैनिकों की भरपाई करने में असफल हो रही है। इसलिए पुतिन को डोनेट्स्क से सैनिक यूक्रेन के जवाबी हमले की ओर भेजने पड़ रहे हैं। इससे डोनेट्स्क पर हमले कमजोर हो जाते हैं, जबकि रूस अपने खास ऑपरेटिव्स ओलेग जांद्रिप्का और हुलियोपोला भेज रहा है। रूस के होशियार लोग डोनेट्स्क में नहीं लड़ रहे, वे कहीं और मारे जा रहे हैं, जबकि डोनेट्स्क में बचे तोप का चारा बने सैनिक तबाह हो रहे हैं। फिर आप इसमें ड्रोन को भी जोड़ लें। यूक्रेन के बढ़ते किल जोन, जिनमें वे FPV ड्रोन से भरे इलाके भी शामिल हैं, जो उस क्षेत्र के बाहर है जिसकी वो रक्षा कर रहा है। रूस के मोर्चे के पीछे के नजदीकी इलाकों में, जिन्हें अब यूक्रेन मध्यम दूरी के ड्रोन से निशाना बना सकता है, ये सब यूक्रेन की डोनेट्स्क रक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा है। ड्रोन रूसी सेना में किसी भी अन्य प्रकार के हथियार की तुलना में अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। जनवरी में पॉलिटिको ने बताया कि यूक्रेन युद्ध की अग्रिम पंक्तियों में हर 4 में से 3 हताहत ड्रोन के कारण हैं। संदर्भ के लिए, इसका मतलब होगा कि डोनेट्स्क में रूस हर 1 वर्ग किलोमीटर पर जितने 316 सैनिक खो रहा है, उनमें से 237 सैनिक ड्रोन द्वारा मारे जा रहे हैं। इसके अलावा जनवरी तक यूक्रेन द्वारा किए गए सभी युद्ध क्षेत्र हमलों में से लगभग 80% ड्रोन द्वारा किए जा रहे हैं। धातु के ये राक्षस अब हवा, जमीन और समुद्र में रूसी सेनाओं को तबाह कर रहे हैं। ड्रोन किलेबंद पट्टी की लगातार निगरानी करते हैं। आसमान में हमेशा मौजूद ये निगरानी करने वाली आंखें रूस की सेनाओं पर नजर रखती है जब वे घुसपैठ करने और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सैनिक या उपकरण दिखते ही FPV ड्रोन तुरंत हमला करते हैं। वही मीडियम रेंज ड्रोन रूसी पीछे के हिस्से में कमांड पोस्ट, ड्रोन ऑपरेटर केंद्रों और गोला बारूद के भंडारों पर हमला कर अफरा तफरी मचाते हैं। रूस को डोनेट्स्क में राहत नहीं मिल रही और अब जो हम देख रहे हैं वो उस मिथक का टूटना है जिसे पुतिन अपनी आक्रमण की शुरुआत से ही बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। यह मिथक तो आक्रमण शुरू होने से पहले से ही मौजूद था। रूस को एक शक्तिशाली देश माना जाता था जो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को गिरा सकता था। यह मिथक बहुत जल्दी अपनी असलियत में सामने आ गया और बाद में बने मिथक भी यूक्रेन की रक्षा के आगे ढह गए। नया मिथक है कि डोनेट्स्क गिरने वाला है। रूस इतना आत्मविश्वासी है कि उसने यूक्रेन से मई के अंत तक डोनबास से सेना हटाने को मांग की है। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है वह दिखाता है कि यह मिथक क्यों बेनकाब हो गया है। डोनेट्स्क में रूस की जीत तय नहीं है। पुतिन पहले से कहीं ज्यादा सैनिक खो रहे हैं और वे ये नुकसान बहुत ही कम इलाकों के लिए उठा रहे हैं। रूस में लामबंदी का खतरा है, लेकिन पुतिन ऐसा नहीं चाहते। उन्हें पता है कि जबरन भर्ती से देश में विरोध होगा, क्योंकि जनता पूछेगी कि आसान मानी जा रही जीत में 4 साल क्यों लगे और अब अनिच्छुक रिजर्व सैनिकों को क्यों बुलाया जा रहा है। पलीसा का कहना है कि रूस कुछ समय से गुप्त रूप से लामबंदी कर रहा है, लेकिन पारंपरिक जबरन भर्ती के लिए रूस के पास इसे सफल बनाने की जरूरी चीज नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है ऐसा विचार जो समाज को जोड़े और कदमों को सही ठहराए। पलीसा कहते हैं, रूस में ऐसा कोई विचार नहीं है, कोई एकता नहीं है। सिर्फ एक आबादी है जो एक पागल आदमी की अपनी विरासत को मरने से पहले सुरक्षित करने की इच्छा के चलते जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा खो रही है। डोनेट्स्क अब पुतिन के लिए बड़ा कांटा बन गया है। अगर वह बदलाव नहीं करता तो क्षेत्र कब्जा न कर पाने की नाकामी ही उसकी विरासत बनेगी, पुतिन के मरने के बाद भी, जब रूस युद्ध के परिणाम झेल रहा होगा। वसंत हमला यूक्रेन नहीं, रूस के लिए घातक हो सकता है। आपने अभी इसके कुछ कारण देखे हैं। इसे उस आक्रमण की शुरुआत माना गया था जो सब कुछ खत्म कर देने वाला था। पुतिन डोनबास पर नियंत्रण की तैयारी में थे, लेकिन सब वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। रूसी घबरा रहे हैं और भाग रहे हैं इससे पहले कि यूक्रेन उन्हें पकड़ सके। हजारों लोग नहीं बच सके। रूस ने साल का सबसे घातक दिन देखा। अगर पुतिन के पास आत्मा होती तो ये उन्हें हमेशा सताता। रूस के लिए वसंत आक्रमण की शुरुआत बहुत ही खराब रही है और इसका पूरा श्रेय यूक्रेन को जाता है। पिछले हफ्ते रूसी नुकसान तेजी से बढ़े हैं। ये संयोग नहीं है कि इसी हफ्ते रूस ने डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट पर कब्जे के लिए बड़ा वसंत और गर्मी का आक्रमण शुरू किया है, जिसे पुतिन की सेनाओं के लिए अहम माना जा रहा है। अगर रूस को डोनेट्स्क पर कब्जा करना है
तो शहरों की वो पट्टी उसके लिए बेहद ज़रूरी है। स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क उत्तर में हैं, जिन्हें ISW के अनुसार दो मुख्य लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है। यूक्रेन की सेनाएं डोनेट्स्क में लड़ रही हैं। दक्षिण में कॉन्स्टेंटिनियवका, द्रुस्किवका और ओलेकिवो द्रुस्किवका हैं। ये शहर मिलकर एक मजबूत किलेबंदी बनाते हैं, जिसे यूक्रेन पिछले दशक से तैयार कर रहा है। अगर पुतिन को डोनेट्स्क चाहिए तो इन शहरों पर कब्जा करना होगा। 2026 की वसंत ऋतु को शुरुआती बिंदु माना जा रहा है। यूक्रेनी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सियर्स्की ने बताया कि इन क्षेत्रों में झड़पें काफ़ी बड़ी है। उन्होंने टेलीग्राम पर 17 मार्च से 4 दिनों की घटनाएं साझा की। इस हफ्ते 17 से 20 मार्च 2026 तक के 4 दिनों के दौरान दुश्मन की आक्रामक कार्रवाइयों की तीव्रता बढ़ गई, सियर्स्की ने बताया। उन्होंने आगे कहा, दुश्मन ने एक साथ कई रणनीतिक दिशाओं में हमारी सेना के रक्षात्मक मोर्चों को तोड़ने की कोशिश की। पूरी संपर्क रेखा पर भीषण युद्ध छिड़ गया। कुल मिलाकर दुश्मन ने इन 4 दिनों में 619 आक्रमणकारी कार्रवाइयां की। 4 दिनों में 619 आक्रमणकारी कार्रवाइयों के साथ, यानी हर दिन 150 से ज्यादा। आप उम्मीद करेंगे कि रूस ने कोई बड़ी सफलता हासिल की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस अपने ज्यादातर, अगर सभी नहीं तो वे ऑपरेशनल लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा, जो पुतिन ने अपने सैनिकों के लिए तय किए थे। रूस के लिए हालात और बिगड़ गए, क्योंकि पुतिन की सेना के साथ ऐसा हुआ जिसकी राष्ट्रपति ने कल्पना नहीं की थी। पुतिन वसंत हमले की शानदार शुरुआत चाहते थे। जो उन्हें मिला वो था 2026 में यूक्रेन युद्ध का रूस के लिए सबसे घातक दिन। आप ये भी कह सकते हैं कि ये साल का रूस के लिए सबसे घातक सप्ताह है। हम इस पर थोड़ी देर में आएंगे। पुतिन को सबसे ज्यादा चुभने वाला दिन 17 मार्च था, जब वसंत हमले की आधिकारिक शुरुआत हुई। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन यूक्रेन ने रूस के 1710 सैनिकों को मार या घायल किया। रूस ने भी भारी मात्रा में उपकरण खो दिए, जिसमें उसकी 29 तोप प्रणालियां उड़ा दी गईं। साथ ही 230 वाहन और ईंधन टैंक भी नष्ट हो गए। टेलीग्राफ बताता है कि जापोरिजिया दिशा में किए गए हमले की कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के लिए ये एक शानदार दिन रहा। मारे गए या घायल हुए 900 सैनिकों को यूक्रेन के ड्रोन द्वारा मार गिराया गया या घायल किया गया। ये आंकड़े और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं जब आप समझते हैं कि ये यूक्रेन में पिछले कुछ हफ्तों में देखे जा रहे औसत दैनिक नुकसान से लगभग 2 गुने हैं। जैसा कि इंडिपेंडेंट ने बताया है, 17 मार्च तक रूस औसतन 700 से 900 सैनिक प्रतिदिन खो रहा था। यह संख्या 1700 से अधिक हो गई। ये किसी भी चीज से ज्यादा इस बात का संकेत है कि रूस का वसंत हमला शुरू हो गया है। हमें संकेत देने वाली कोई नया रण कौशल या नई रणनीति नहीं है। यह तथ्य कि और अधिक रूसी सैनिकों को मौत की चक्की में झोंका जा रहा है हमें बताता है कि पुतिन वही एकमात्र तरीका अपना रहे हैं जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं। और अधिक सैनिक भेजो और अधिक मौतें होंगी। कोई सफल हमला ऐसे नहीं होता। शायद पुतिन यह सोचकर खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि यह बस एक दिन की बात थी। बिल्कुल, रूस के लिए यह बहुत बुरा और भयानक दिन था। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जितने भी सैनिक भेजे, उनमें से लगभग हर कोई या तो घायल होकर या ताबूत में वापस लौटा। लेकिन निश्चित रूप से रूस के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। और पुतिन के इतने सारे प्यादों ने जो बलिदान दिया, वह रूस के लिए अपनी वसंत आक्रामकता की धमाकेदार शुरुआत के लिए जरूरी गहरी घुसपैठ का रास्ता तैयार कर देता। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सिरेस्की के अनुसार रूस वसंत आक्रामकता के पहले हफ्ते में अपने अधिकतर संचालनात्मक लक्ष्य हासिल नहीं कर सका, और जहां तक मौतों की संख्या की बात है, वह लगातार बढ़ती ही रही। सिरेस्की के अनुसार 17 से 19 मार्च के बीच रूस के 4840 सैनिक मारे गए, घायल हुए या किसी और तरह निष्क्रिय कर दिए गए। ये लगभग 5000 पुतिन के सैनिक 3 दिनों में खत्म हो गए। और यह औसतन हर दिन 1600 से ज्यादा सैनिकों की हानि होती है। 17 मार्च रूस के लिए इस साल सबसे घातक दिन रहा। 18 और 19 मार्च भी कम नहीं थे। सियर्स्की ने जोड़ा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक ही हफ्ते में अपने कुल 8710 सैनिकों को खो दिया। साथ ही भारी मात्रा में सैन्य उपकरण और हथियार भी गंवाए। रूस के लिए
यूक्रेन में सर्दी का पिघलना एक अवसर था। असल में पुतिन के सैनिकों को इससे और ज्यादा मौतें मिली हैं जो 2026 में नहीं देखी थी। पुतिन को बस यही राहत है कि 3 दिन की भयावहता के बाद रूस की हानियां स्थिर हो गई। टीवीपी वर्ल्ड के अनुसार अब रूस हर दिन अपने लगभग 1000 सैनिक खो रहा है। 22 मार्च से पहले के 24 घंटों में रूस की हानियां 940 सैनिकों, 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 3 टैंकों और 1 सैन्य हेलीकॉप्टर तक पहुंच गईं, जो कि 21 और 22 मार्च के बीच रूस का दूसरा हेलीकॉप्टर है जिसे उसने खोया है। अब केवल 1000 सैनिक रोज। पुतिन, रूस ऐसे ही चलता रहा तो 1 साल में अधिकतर आधुनिक सेनाओं जितने सैनिक खो देगा। लगातार तीसरे साल फिर से। मजाक अलग, रूस को यह भारी नुकसान यूं ही नहीं हुआ है। यूक्रेन ने वसंत आक्रमण की पूरी तैयारी कर रूस की सेनाओं को तेजी से खत्म किया, जिसकी पुतिन ने उम्मीद नहीं की थी। हम आपको जल्द ही बताएंगे कि यूक्रेन ये कैसे कर रहा है। उससे पहले रूस के वसंत आक्रमण और पुतिन यूक्रेन युद्ध की इस मौत की चक्की में अपने और सैनिकों की बलि देकर क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर करीब से नजर डालना जरूरी है। हमने पुतिन की डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट की ओर बढ़ने की कोशिश का जिक्र किया है और वही रूस का मुख्य सैन्य उद्देश्य है। याद रखें, डोनेट्स्क डोनबास का आखिरी हिस्सा है जिसे छोड़ना पुतिन की यूक्रेन से शांति वार्ता की मुख्य मांग है। रूस के नेता इस क्षेत्र को चाहते हैं, उन्हें इसकी जरूरत है ताकि वह यह कहानी बना सके कि वह छोटी विशेष सैन्य कार्रवाई जिसका मकसद कुछ ही दिनों में यूक्रेन को गिरा देना था, अब किसी भी तरह की सफलता जैसी दिखने वाली चीज में बदल सकती है। हालांकि रूस दक्षिणी यूक्रेन में और गहराई तक आगे बढ़ना भी चाहता है और वह 2025 के अंत तक उस दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। इसी वजह से रूस 17 मार्च को अपने रिकॉर्ड तोड़ नुकसान वाले दिन जापोरिजिया मोर्चे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। रूस को अभी भी पोक्रोव्स्क मोर्चे को पार करना है। पोक्रोविस्क का बड़ा हिस्सा कब्जा करने के बावजूद पुतिन की सेनाएं रोशिना गांव की ओर रुकी है और उसके पास की बस्तियों पर भी उनका नियंत्रण अस्थिर है। पोक्रोव्स्क अक्ष को पार किए बिना किलेबंदी बेल्ट की ओर बढ़त में वह ताकत नहीं है जिसकी पुतिन को वास्तविक प्रगति के लिए जरूरत है। और इसी तरह की स्थिति हमें 17 मार्च और उसके बाद के दिनों में देखने को मिली थी। रूस पूरी तरह वे हालात बनाने में नाकाम रहा है जिनमें पुतिन की सेना वसंत और गर्मियों के हमले में उसके मनचाहे लक्ष्य हासिल कर सके। इसका मुख्य कारण है कि यूक्रेन ने रूस के हर कदम का जवाब खोज लिया है। वे जवाब क्या है? हम यह जानने के लिए और गहराई में जाएंगे कि यूक्रेन ने क्या किया है, जिसमें वह बड़ा कदम भी शामिल है जो उसने साल की शुरुआत में उठाया था और जिसने पुतिन की हर योजना को बर्बाद कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को कभी मिस न करें। यूक्रेन ने रूस के वसंत आक्रमण के खिलाफ 3 मुख्य कदम उठाए जिससे पुतिन की सेनाओं को भारी नुकसान हुआ और एक बड़ी चीज ने पुतिन की हर योजना में टर्निंग पॉइंट बनाया। मुख्य बात पर ध्यान देने से पहले आइए उन 3 चीजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन नुकसानों में योगदान दिया। पहली बात खुद सीएसकी के मुंह से निकलती है, क्योंकि कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस के हमलों की तीव्रता ने यूक्रेन को युद्ध के मैदान में नई विषम रणनीतियां अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। सियर्स्की इन रणनीतियों के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि यूक्रेनी सैनिक सक्रिय रूप से पहल को रोक रहे हैं और लगातार अपनी स्थिति बहाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर हम मान सकते हैं कि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ उन खोज और नष्ट करने वाली रणनीतियों की बात कर रहे हैं जिन्हें यूक्रेन ने हाल के हफ्तों में रूसी घुसपैठियों को जड़ से खत्म करने के लिए अपनाया है, जो यूक्रेन की जमीन पर अपनी रक्षा व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रणनीति तब दिखी जब यूक्रेन ने पुतिन के दावे को गलत साबित किया कि रूस ने 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में कुप्यांस्क पर कब्जा किया था। यूक्रेन ने उस दावे का जवाब यह दिखाकर दिया कि वह कितना झूठा था और इसके लिए उसने खोज और नष्ट करने वाली यूनिट्स का इस्तेमाल किया। इन छोटी यूनिट्स को रूसी घुसपैठ रणनीति से निपटने के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ रूसी सैनिक चुपके से यूक्रेनी ठिकानों में घुसकर छिप जाते हैं और मदद का इंतजार करते हैं। यह रणनीति कुछ समय तक कामयाब रही क्योंकि इससे यूक्रेन के मोर्चे के पीछे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी।
लेकिन अपनी खोज और नष्ट करने वाली टीमों के साथ यूक्रेन ने भी उसी अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। ये अपनी छोटी टीमों से रूस की छोटी टुकड़ियों का मुकाबला करता है, जो ड्रोन ऑपरेटरों संग रूसी घुसपैठियों का पता लगाती हैं। घुसपैठियों का पता चलते ही उन्हें अलग कर खत्म कर दिया जाता है, जिससे यूक्रेनी क्षेत्र पर रूस का कमजोर कब्जा टूट जाता है। इन खोज और विनाश समूहों ने वसंत आक्रमण को शुरू होने से पहले ही चकनाचूर करने में भूमिका निभाई। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे और हम आपको और भी विस्तार से समझाएंगे। यूक्रेन ने खोज और विनाश इकाइयों के साथ सफल रणनीति अपनाई है, लेकिन ये वे इकलौते साधन नहीं हैं जिनसे यूक्रेन ने 17 मार्च के बाद रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति ने भी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि देश ने 2026 भर में रूस के अंदर और कब्जे वाले इलाकों में रूस के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। हमने इस बढ़ोतरी का एक बेहतरीन उदाहरण 9 मार्च को देखा, जब यूक्रेन ने एक ही दिन में रूसी ठिकानों पर रिकॉर्ड 754 ड्रोन दागे। मिलिट्री रिपोर्ट के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने 621 ड्रोनों को नष्ट किया। इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंचे होंगे, जो कब्जे वाले क्रीमिया और ब्रायंस्क व बेलगोरोद की सीमावर्ती ओब्लास्तों से लेकर रूस के भीतर इतनी गहराई तक थे कि मास्को के करीब तक पहुंचते थे। ऐसी संख्याएं सुनकर लगता है कि वे यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर रूस के ड्रोन हमलों के पैमाने से मेल खाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी की ड्रोन रणनीति को इतना बढ़ा दिया है कि अब वह रूस जैसे गहरे हमले कर रहा है। फोर्ब्स के अनुसार यूक्रेन के हमले अब पहले से ज्यादा गहराई तक पहुंच रहे हैं। फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड के उभरने से यूक्रेन ऐसी स्थिति में आ गया है जहां वह रूस के अंदर गहराई में स्थित लक्ष्यों पर भारी मात्रा में हमला कर सकता है, जैसा कि 20 फरवरी को हुआ था, जब यूक्रेन ने एक फ्लेमिंगो को रूस के वोतकिंस्क में स्थित एक मिसाइल फैक्ट्री की ओर भेजा था, जो यूक्रेन की रूस के साथ सीमा से 1400 किलोमीटर या लगभग 870 मील दूर है। रूस के विफल वसंत आक्रमण और भारी नुकसान से इसका क्या संबंध है? ये सब यूक्रेन के डीप स्ट्राइक अभियान के लक्ष्य पर आकर टिकता है। यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी ठिकानों पर हर हमले का मकसद केवल रूसी युद्ध मशीन को कमजोर करना है। वोटकिंस्क में मिसाइल फैक्ट्री नष्ट होने से रूस यूक्रेन पर दागी जाने वाली प्रक्षेपास्त्रों से वंचित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रूस यूक्रेन के अंदरूनी हिस्सों में उतने ज्यादा लक्ष्यों पर हमला नहीं कर सकता, जिससे यूक्रेन अपनी कोशिशों को रूस के फ्रंट लाइन हमलों का मुकाबला करने पर ज्यादा केंद्रित कर सकता है। गहरे हमले की इस रणनीति में हम यह बार बार देखते हैं। यूक्रेन द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों में एयर डिफेंस नष्ट करने से कमांड और कंट्रोल केंद्रों, सैनिक जमावड़ों और लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला करने के अवसर खुलते हैं, जिससे मोर्चे पर रूस कमजोर पड़ता है और उसके सैनिक जब हमला करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन रूस को अंदर से कमजोर कर रहा है, जिससे पुतिन के वसंत हमले पर असर दिख रहा है। ड्रोन की बात करते हुए हम तीसरी चीज पर आते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था, और वो है कि यूक्रेन ने बड़ी संख्या में FPV ड्रोन्स छोड़ दिए हैं अपने पूरे क्षेत्र में, जिससे बड़े पैमाने पर मारक जोन बन गए हैं, जिनसे होकर रूस की हमला करने वाली सेनाओं को गुजरना पड़ता है। 17 मार्च को रूस को 1700 से ज्यादा हताहतों में से 900 यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों के हमलों से हुई थी। FPV ड्रोन की व्यापक तैनाती ही इसकी ज्यादा संख्या का कारण है। यूक्रेन 2025 की गर्मियों से हर साल 1 करोड़ ड्रोन बना सकता है, और भले ही यूक्रेन उन आंकड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए और निवेश की जरूरत है, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि FPV ड्रोन का उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि यूक्रेन के ये उड़ने वाले मौत के सौदागर रूस की सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं, जिनसे वे हर बार डरते हैं जब भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यूक्रेन के पास इतने ज्यादा FPV ड्रोन है कि उसके पास जितने ऑपरेटर है उससे कहीं ज्यादा ड्रोन की सप्लाई है। ये कोई बुरी समस्या नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने खुद को ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने में माहिर साबित किया है। ड्रोन की सप्लाई है, जिससे रूस को वसंत और गर्मियों में सैनिकों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यूक्रेन के FPV ड्रोन सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, बड़े लक्ष्यों को भी निशाना बना रहे हैं। 20 मार्च को यूरो मैदान प्रेस ने बताया कि रूस का K-52 हेलीकॉप्टर एक FPV ड्रोन ने गिराया। यूक्रेन ने हमले के बाद और FPV ड्रोन हेलीकॉप्टर क्रू पर भेजे, जिससे वे खत्म हो गए।
यही है जिसका सामना पुतिन की सेनाओं को पूरे मोर्चे पर करना पड़ रहा है। जहां रूस आगे बढ़ना चाहता है, वहां दसियों हजार एफपीवी और टोही ड्रोन लगातार मंडराते हैं। जैसे ही कोई सैनिक या उपकरण दिखता है, ड्रोन आकर उसे नष्ट कर देते हैं। इन एफपीवी ड्रोन को मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन के साथ मिलाकर जो रूस के नजदीकी इलाकों में हमले संभव बनाते हैं, यूक्रेन ने लगभग 100 मील तक फैले मारक क्षेत्र बना दिए हैं। क्या इसमें हैरानी है कि रूसी सैनिक भारी संख्या में मारे जा रहे हैं जब उन्हें ड्रोन से भरे इलाकों से गुजरना पड़ता है, सिर्फ हमले की पोजीशन तक पहुंचने के लिए। आखिरकार हम उस बड़ी बात पर आते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था। यही वो एक चीज है, शायद बाकी सब चीजों से बढ़कर, जिसने रूस को ऐसा अकल्पनीय झटका दिया कि उसका वसंत आक्रमण इस हद तक पंगु हो गया कि अब हमें यही नुकसान दिख रहे हैं। और वो चीज है, सीधी सी बात, यूक्रेन का दक्षिण में जवाबी हमला। फरवरी की शुरुआत से ही यूक्रेन ने अपने क्षेत्र के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोल दिया और रास्ते में घुसपैठ करने वाले समूहों को नष्ट करते हुए वही खोजकर नष्ट करने की रणनीति अपनाई जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। 3 मार्च तक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का दावा था कि उनकी सेनाओं ने रूस से 460 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 177 वर्ग मील क्षेत्र वापस हासिल कर लिया है। ये यूक्रेन द्वारा 2023 के बाद से शुरू किया गया सबसे बड़ा जवाबी हमला है और ये आंशिक रूप से इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि रूस की सेनाओं से अवैध स्टारलिंक टर्मिनलों की पहुंच छीन ली गई है जो उन्हें मोर्चे पर संवाद करने में सक्षम बनाते थे। रूस के विफल वसंत हमले के संदर्भ में यह जवाबी हमला 2 कारणों से अहम है। पुतिन की योजना दक्षिण में द्नीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में बफर जोन बनाना थी। उस बफर जोन से रूस को यूक्रेन के रास्ते सैनिक भेजने से रोकना था ताकि वह जापोरिजिया और डोनेट्स्क में सैनिकों का समर्थन न कर सके और रूस उन क्षेत्रों पर ज्यादा ताकत से हमला कर सके। वह योजना फिलहाल के लिए खत्म हो गई है। अब यूक्रेन के पास वह कथित बफर जोन है, जिसका मतलब है कि वह यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों को भी सैनिक और लॉजिस्टिक समर्थन दे सकता है जिन्हें इसकी जरूरत है। जापोरिजिया की ओर बढ़ती रूसी सेना की कोशिशें बफर जोन टूटने से खासतौर पर प्रभावित हुई। चूंकि यूक्रेन ने उन योजनाओं को जटिल बना दिया है और रूस को मुश्किल में डाल दिया है, इससे एक दूसरा मुद्दा खड़ा होता है जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। मुद्दा यह है कि रूस को यूक्रेनी हमले से निपटने के लिए खुद को कमजोर करना पड़ रहा है। जो रिजर्व डोनेट्स्क और जापोरिजिया के लिए रखे गए थे, उन्हें अब और दक्षिण की ओर भेजना पड़ रहा है। ISW ने 19 मार्च को रिपोर्ट किया कि जवाबी हमले ने रूस को असल में फंसा दिया है क्योंकि अब उसके पास जापोरिजिया सिटी पर पूरा हमला करने की क्षमता नहीं बची है। साथ ही ओरोकीवो पर कब्जा करने की कोशिश भी नहीं कर सकता जो पश्चिमी जापोरिजिया में है। उसके पास जरूरत के मुताबिक रिजर्व नहीं है। यूक्रेन के हमले से वे कम हो रहे हैं। रूस को बफर जोन बनाने देने के बजाय यूक्रेन ने 2 मोर्चों पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है जिससे पुतिन को जो रूसी सेना सुरक्षित लग रही थी वो कट रही है और पुतिन की वसंत हमले की योजना बर्बाद हो रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब रूस के इतने सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। 2025 के अंत में रूस का हमला करने का आधार अब गिर चुका है और स्टारलिंक के खो जाने के बाद रूस के कमांडर घबराहट की स्थिति में हैं। अब वे केवल कमजोर हो चुकी सेनाओं को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी करना पुतिन के हर हाल में आगे बढ़ने के आदेश के खिलाफ जाना होगा और रूस के कमांडर तो निश्चित रूप से क्रेमलिन को ना नहीं कहने वाले हैं। हमें वही दिखता है जो पिछले हफ्ते देखा। 17 मार्च को 2026 में अब तक की रिकॉर्ड संख्या में सफाया। एक ऐसा हफ्ता जिसमें रूस ने वसंत आक्रमण शुरू करते हुए 8000 से ज्यादा सैनिकों को गंवा दिया लेकिन कोई प्रगति नहीं कर सका। ये आने वाले कुछ महीनों में जो होने वाला है उसकी नींव रख रहा है। रूस का 2026 का आक्रमण 2025 की गर्मियों के आक्रमण से भी कम सफल रहेगा जब रूस अपने ऑपरेशनल लक्ष्यों में असफल रहा था। पुतिन की सेना में अभी कुछ टूट गया है। उनके सैनिक बड़ी संख्या में भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसी सेना में रखा गया है जिसकी हालत अब अपनी पूरी इतिहास में सबसे खराब है। अब इन सैनिकों पर एक अंधकारमय साया मंडरा रहा है, एक ऐसी उपस्थिति जो उनके हौसले को चूस लेती है और उनकी आत्मा को नष्ट कर देती है। उनसे लड़ने की कोई भी इच्छा छीन लेती है जो कभी उनमें थी। और हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध के मैदान को नर्क में बदलकर घाव पर नमक छिड़कने की तैयारी कर रहा है। ये सब तब हो रहा है जब रूस और भी ज्यादा हताश होता जा रहा है। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है।
रूस की सेना को खत्म करने वाली काली छाया यूक्रेन नहीं बल्कि खुद रूस है। हम आपको संघर्षग्रस्त शहर चाज़िव्यार ले चलते हैं। डोनेट्स्क क्षेत्र का चाज़िव्यार रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि यह ऊंचाई पर है और ऊंचाई के साथ आसपास के क्षेत्रों पर तोपखाने की गोलाबारी करने की क्षमता मिलती है। साथ ही युद्ध क्षेत्र की बेहतर निगरानी और FPV ड्रोन पर अधिक नियंत्रण भी मिलता है। रूस चाज़िव्यार चाहता है, वह इस शहर को बुरी तरह चाहता है, यहाँ तक कि उसने झूठा दावा भी कर दिया कि उसने इसे कब्जे में ले लिया है, जिसे केवल उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है जिन्हें चाज़िव्यार पर कब्जा करने की कोशिश में मौत के मुंह में भेजा गया है। चाज़िव्यार अभी भी मुख्य रूप से यूक्रेनी नियंत्रण में है और वहां रूसी सैनिक अपनी सेना में अराजकता फैला रहे हैं क्योंकि वे उस काली छाया से तंग आ चुके हैं। वो छाया यूक्रेनी ड्रोन नहीं है, हालांकि वे हमेशा एक कारक बने रहेंगे। यह सैनिकों के लिए जरूरी मौलिक चीज है जिससे उन्हें वंचित किया गया है, जबकि जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत है। युद्ध तो अलग बात है, हम सब जानते हैं कि वो क्या है और हम सबको जिंदा रहने के लिए उसकी जरूरत है, वो है खाना और पानी। और रूस उन सैनिकों को इनमें से कोई भी चीज मुहैया नहीं करा रहा है जिन्हें उस शहर पर कब्जा करने का जिम्मा दिया गया है, जिसे खुद रूस इस युद्ध के सबसे अहम शहरों में से एक मानता है। 16 फरवरी की रिपोर्ट में यूक्रेन टुडे ने किंग डैनियल की 24वीं अलग मशीनीकृत ब्रिगेड के प्रेस ऑफिसर कॉन्स्टेंटिन मेल्निकोव के बयानों को उजागर किया। वे कहते हैं कि रूस का उद्देश्य अब भी चाज़िव्यार में यूक्रेनी रक्षा पंक्ति को भेदना है, पर अब वह यह लक्ष्य तब हासिल करने की कोशिश कर रहा है जब उसके अपने सैनिकों पर एक भयानक काली छाया मंडरा रही है। कमांडर उन्हें राशन, गोला बारूद या यहाँ तक कि पानी पहुँचाने वाले ड्रोन भेजने से मना कर देते हैं, जिससे लोग इन छिपने की जगहों में हफ्तों तक और कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय तक बिना खाना पानी के रहते हैं। ये रूस की नई रणनीति है जो पुतिन की सेना को मार रही है। इस रणनीति के तहत छोटे छोटे घुसपैठी दस्ते, जो अक्सर 2 या 3 सैनिकों के भी हो सकते हैं, को मोर्चे के पीछे भेजा जाता है ताकि वे यूक्रेनी इलाकों के पीछे जाकर अपनी स्थिति बना सकें। वे सैनिक वहां लड़ने के लिए नहीं होते, कभी कभी मौका मिलने पर घात लगाकर हमला करने के अलावा उन्हें बस वहां टिके रहना होता है और उम्मीद करनी होती है कि और सैनिकों के रूप में या कभी कभी बख्तरबंद गाड़ियों के रूप में मदद पहुंचेगी, जो यूक्रेन की रक्षा में उन्होंने जो छोटा सा छेद किया है उसे और बड़ा कर देगी। ये रणनीति इतनी असरदार है कि रूस प्रचार के लिए झूठे दावे कर सकता है कि उसने क्षेत्र पर कब्जा किया है, लेकिन ये घुसपैठियों के कई दिन या हफ्तों तक टिके रहने पर निर्भर करती है और इसके लिए उन सैनिकों को बस वही बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं जो हर इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं, भले ही ड्रोन लगातार उनके सिर के ऊपर न मंडरा रहे हों। रूस अपने सैनिकों को जरूरी चीजें नहीं दे रहा, इसका असर दिख रहा है, जैसा मेल्निकोव बताते हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां वे अब और सहन नहीं कर पाते और आत्मसमर्पण कर देते हैं। कभी कभी हमारी सेना जवाबी हमलों के दौरान दुश्मन को पकड़ लेती है। यूक्रेन टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 24वीं ब्रिगेड ने अकेले 16 फरवरी से पहले वाले हफ्ते में रूस के 8 भूखे सैनिकों को पकड़ लिया। इसके अलावा 60 को मार गिराया और 40 को घायल किया। अब रूस के सैनिकों के लिए यूक्रेन नहीं बल्कि अपने देश की बेरुखी सबसे डरावना दुश्मन है। लेकिन जो लोग ध्यान दे रहे हैं, चाहे यूक्रेन में हो या खुद रूस में, उनके लिए पुतिन का उन लोगों के प्रति बेरुखी दिखाना जिन्हें वह अपने युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। अब यही लापरवाही रूस के नेता पर भारी पड़ रही है, जैसा आप आगे देखेंगे। फिर भी रूस के लिए यह नया नहीं है। खाने पानी और ज़रूरी चीज़ों की कमी कोई गलती नहीं बल्कि एक खासियत है। यूक्रेन टुडे की रिपोर्ट से कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन की मुख्य खुफिया निदेशालय यानी HUR ने अपने YouTube चैनल पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की थी, जिसमें एक रूसी सैनिक अपने ही देश की ओर से उसे झेलनी पड़ रही परिस्थितियों के बारे में बता रहा था। सैनिक ने कहा, अब उसकी वर्दी ऐसे लटकती है मानो वह कोई कोट हैंगर हो। क्यों? कुपोषण। हम खाते नहीं हैं, हम बिल्कुल भी पीते नहीं हैं। अगर मैं साइड में खड़ा हो जाऊं तो आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे। सैनिक ने शिकायत करते हुए बताया कि उनके यूनिट में खाना आना लगभग बंद हो गया है। यह 21वीं सदी में रूस की सेना है। हैरानी की बात है कि सैनिक को घर लौटकर भी जरूरी नहीं कि बेहतर हालात मिले। मेदुसा की नवंबर रिपोर्ट के अनुसार रूस के हर 9 में से 1 निवासी को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार हैं।
यहाँ तक कि उन भंडारों की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए 2.5 अरब डॉलर के कार्यक्रम से भी कोई मदद नहीं मिली। शायद इसलिए क्योंकि रूस को अपने लोगों की मदद के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता, जबकि पुतिन असफल आक्रमण पर ही पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। रूस अपनी आबादी के 9वें हिस्से को भी सही से पानी नहीं दे पा रहा। रूस की आबादी लगभग 14.35 करोड़ है, जिसमें करीब 1.6 करोड़ लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। पुतिन मोर्चे पर खाना पानी क्यों भेजेंगे जब वो अपने देश की समस्याएं नहीं सुलझा रहे हैं? रूस के जो सैनिक यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद से यही सवाल पूछेंगे जब उन्हें यह समझ में आएगा कि उनका अपना देश ही वह काली छाया है जो उनके सिर पर मंडरा रही है। और वह छाया अब सिर्फ मंडरा ही नहीं रही है, बल्कि रूस के सैनिकों को पूरी तरह से घेर चुकी है। जैसा कि हम इस बात से देख सकते हैं कि पुतिन और उनके साथी सिर्फ खाना और पानी ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ देने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक सैनिक को पैदल हमला करने के लिए जिन सबसे बुनियादी उपकरणों की जरूरत होती है, वे भी खत्म हो चुके हैं। नवंबर में टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया था कि डोनेट्स्क के लिमान दिशा में हमला करने वाले कई सैनिकों को बिना बुनियादी हेलमेट या बॉडी आर्मर के ही हमलों में भेजा जा रहा है। इगोर कोमोक, यूक्रेन की दूसरी मैकेनाइज्ड बटालियन के डिप्टी कमांडर ने कहा, यह नया चलन है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनकी रिपोर्ट के समय लिमान में आखिरी 20 हमलावर समूह में से केवल 4 के पास ही हेलमेट थे। अगर आप हिसाब लगा रहे हैं तो यह आंकड़ा यह बताता है कि रिपोर्ट किए गए रूसी हमलावर समूह में से 80% के पास वह सबसे बुनियादी सैन्य उपकरण भी नहीं है जो उनके पास होना चाहिए। अन्य रूसी सैनिकों की हालत तो और भी खराब है। दिसंबर के एक लेख में द एक्सप्रेस ने बताया कि रूस अपने कुछ सैनिकों को मोजे और अंडरवियर तक नहीं दे रहा है। ये दावा तो यूक्रेन से भी नहीं आया था। ये दावा एक रूसी सैन्य ब्लॉगर यूरी पोदोल्याक ने किया था, जिन्होंने कहा, एक बात जो मुझे अब हैरान करती है और मैं समझ नहीं पाता कि लेकिन 3.5 साल की जंग के बाद भी क्या हम वाकई अपनी सेना को केंद्र से मोजे और अंडरपैंट्स नहीं मुहैया करा सकते? ध्यान रहे, पोदोल्याक असल में क्रेमलिन के लिए काम करते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिनका जन्म यूक्रेन में हुआ था, लेकिन अब वो रूस के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर वे दिखा रहे हैं कि पुतिन की सेना की आपूर्ति स्थिति खराब है, तो सचमुच हालात बहुत खराब है। हम कहेंगे कि यह बेरुखी इस बात का संकेत है कि काफी रूसी सैनिकों को लग रहा है कि उनके अंडरवियर में गहरे भूरे निशान पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अंडरवियर ही नहीं पहना है। और जब आपको खाना ही नहीं मिल रहा हो तो वैसे गहरे भूरे निशान पड़ना भी मुश्किल हो जाता है। यह रूसी सैनिकों के सामूहिक विनाश की जमीन तैयार हो रही है, जिसका यूक्रेन पूरा फायदा उठा रहा है, जैसा आप वीडियो के अंत तक देखकर जान पाएंगे। ये बड़ी संख्या में सैनिकों के आत्मसमर्पण की जमीन तैयार हो रही है, जैसा मेलनिकोव ने चाजीवियार की घटनाओं पर कहा। यूक्रेन द्वारा एक हफ्ते में पकड़े गए 8 कैदी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सफेद झंडा लहरा रहे रूसी सैनिकों की कतार में जुड़ गए हैं, क्योंकि अब उन्हें वही झंडा अपने पास बचा इकलौता साजो सामान लगने लगा है। यूनाइटेड 44 मीडिया की 2025 के अंत की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन के आक्रमण के बाद से यूक्रेन ने रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिक बंदी बनाए हैं। यूक्रेन युद्ध बंदियों के उपचार के लिए समन्वय मुख्यालय का यह आंकड़ा पूरी जानकारी नहीं देता। समूह के अनुसार 2025 में युद्ध में सबसे ज्यादा आत्मसमर्पण हुए। हर हफ्ते औसतन 60-90 रूसी सैनिक यूक्रेन के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, जबकि अगस्त 2024 में एक ही हफ्ते में 350 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। जून 2023 से यूक्रेन उतने से भी ज्यादा रूसी सैनिकों को बंदी बना रहा है जितने यूक्रेनी सैनिक रूस पकड़ रहा है, और यह एक ऐसा रुझान है जिसे क्रेमलिन के पास पलटने का कोई मौका नहीं है। इसकी वजह यह है कि क्रेमलिन और उसकी काली छाया रूस के हार मानने वाले सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए कई वजहें दे रही है। इनमें से कई सैनिक ऐसे थे जो लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें बड़े पैसों के कॉन्ट्रैक्ट्स का लालच देकर फंसाया गया था। अब वे बिना खाना, पानी, हेलमेट, कवच या यहाँ तक कि मोजों के मोर्चे पर पहुंच रहे हैं और पुतिन उनसे लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जाहिर है वे आत्मसमर्पण करेंगे और उन समस्याओं को ठीक करने के बजाय जिनकी वजह से रूसी सेना की यह हालत शर्मनाक बनी है, रूस बस उन्हीं सैनिकों को सजा देने में लगा है जो आत्मसमर्पण करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार चाजीवियार में 24वीं ब्रिगेड के सामने आत्मसमर्पण की कोशिश करने वाले कुछ सैनिकों को गोली मार दी गई। उन्हें यूक्रेन ने नहीं बल्कि रूसी FPV ड्रोन ने निशाना बनाया,
जिन्होंने उन पर हमला किया, जबकि ड्रोन ऑपरेटर साफ देख सकते थे कि उनके अपने साथी सैनिक आत्मसमर्पण की मुद्रा में हाथ उठाए चल रहे थे। ये रूस की सेना की अराजकता है जो पुतिन की मांगों से खुद को निगल रही है। जैसा कि आप जानने वाले हैं, अपनी जनता का अंधाधुंध विनाश और रूस को सर्वशक्तिमान मानने की पुतिन की इच्छा आपूर्ति की कमी के साथ उन्हें हताश रास्तों पर ले जा रही है। गहराई में जाने से पहले आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। तो पुतिन की बेकसी अब ये कैसी दिखती है? यूके के रक्षा सचिव जॉन हिली से हमने बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने यूनाइटेड 24 मीडिया की 16 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के इतर बात की। हीली का कहना है कि रूस अपनी कमजोर होती सेना के लिए सैनिकों को लाने के लिए इतना बेताब है कि वह उन्हें लाने के लिए और दूर दूर तक देख रहा है। उसे ऐसा करना ही होगा। पुतिन की कोशिशों के बावजूद खबरें घर पहुंच जाती है और जब सैनिक रूस की ओर से पूरी व्यवस्था न होने की बातें बताते हैं तो इससे भर्ती पर असर पड़ता है। रूस अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां वह जितने सैनिक जुटा सकता है उससे ज्यादा सैनिक खो रहा है। जनवरी में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जितने सैनिक खोए उससे 9,000 कम सैनिक भर्ती किए, जिससे साबित होता है कि पुतिन को देश में ऐसे लोग ढूंढने में दिक्कत हो रही है जिन्हें वो पैसे देकर, बहला फुसलाकर या मनाकर अपने लिए लड़ने पर राजी कर सके। साफ तौर पर अब तक जो हमने जाना है उसके आधार पर इसमें से कुछ भी हैरान करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर भूखे प्यासे सैनिकों को बिना हेलमेट या मोजों के लड़ाई में भेजा जाए तो वे ठंड से कांपते हैं, असरहीन होते हैं और यूक्रेन के ड्रोन के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। हीली के अनुसार अब इतने विदेशी सैनिकों पर निर्भरता है कि कम से कम 17,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन में रूस के लिए लड़ रहे हैं। इन सैनिकों को रूस के अन्य विदेशी सैनिकों की तरह झूठे बहानों पर दबाव में भर्ती किया जाता है, बिना समझे कि उन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की मौत की मशीन में झोंका जा रहा है। हीली ने म्यूनिक में कहा। ब्लमबर्ग ने भी उसी सम्मेलन की रिपोर्टिंग की जिसमें उन्होंने बताया कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने कहा कि रूस की भर्ती की स्थिति इतनी खराब है कि सिर्फ जनवरी ही नहीं बल्कि देश लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 2 महीनों में यूक्रेन ने जितने सैनिकों को नष्ट किया है, रूस उतने सैनिकों की भर्ती भी नहीं कर पाया है। रूस सिर्फ उत्तर कोरियाई सैनिकों को ही यूक्रेन में मरने के लिए धोखे से नहीं भेज रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सेनेगल और क्यूबा से हजारों लोग आ रहे हैं। कई लोग रूस के उत्तर कोरियाई दल की तरह वही झूठ और धोखा झेलते हैं। क्रेमलिन वर्क वीजा और संभावित नागरिकता से जुड़े वादे करता है ताकि वह उन तथाकथित सैनिकों को अपने कब्जे में ले सके जो असल में सिर्फ वे लोग हैं जो रूस ये सोचकर गए थे कि शायद वे अपने लिए एक नई जिंदगी बना सके। पुतिन उन्हें इकट्ठा कर यूक्रेन भेजते हैं ताकि वे रूसी सेना में घटती जा रही असली रूसी तादाद के साथ मर सके। CNN और फ्रांस 24 ने विदेशी लड़ाकों के चलन पर रिपोर्ट की है। CNN वास्तव में इस मामले में आगे था। उसने नवंबर में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें खुलासा किया गया था कि रूस धोखाधड़ी और रिश्वत का इस्तेमाल करके विदेशों से लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भर्ती कर रहा है। उसकी रिपोर्ट के आंकड़े कम थे क्योंकि उसने 37 देशों के 200 विदेशियों के लड़ने का सबूत बताया। यूक्रेन द्वारा पकड़े गए लड़ाकों के सबूतों से पता चलता है कि हजारों अगर दसियों हजार नहीं गैर रूसी लोग एक रूसी युद्ध लड़ रहे हैं जिसे अब रूसी लोग नहीं लड़ना चाहते। 37 देशों का उल्लेख भी आपको इस बात का संकेत देता है कि जिन कुछ देशों का हमने पहले ही जिक्र किया है वे तो बस हिमशैल का सिरा है। केन्या, नेपाल, ताजिकिस्तान समेत अन्य देशों ने भी पुतिन की युद्ध मशीन को अनजाने में तोप का चारा मुहैया कराया है। दक्षिण अफ्रीका में नवंबर में एक जांच तब शुरू हुई जब वहां के अधिकारियों को 17 पुरुषों से मदद की अपील मिली जो रूस जाकर किसी तरह डोनबास क्षेत्र में लड़ने लगे थे। फ्रांस 24 के अनुसार कुख्यात वेगनर समूह ने इन विदेशी लड़ाकों को यूक्रेन जबरन भेजने में अहम भूमिका निभाई है। रिपोर्ट के अनुसार उसके पास 35 देशों के लगभग 1,500 लोगों को यूक्रेन भेजे जाने के सबूत हैं, जिनमें कई अफ्रीकी देश शामिल हैं जहां वेगनर सक्रिय है। 300 से ज्यादा विदेशी लड़ाके मारे जा चुके हैं और दोनों मामलों में असली आंकड़े शायद कहीं ज्यादा है क्योंकि रूस ने एक फर्जी ट्रैवल एजेंसी तक बना ली है जिसका इस्तेमाल वो अपने धोखाधड़ी वाले प्लान के तहत विदेशी लड़ाकों को यूक्रेन लाने के लिए करता है। जब हम लड़ाकों की बात करते हैं
तो हमारा मतलब तोप का चारा होता है। मोर्चे पर अफरा तफरी ऐसे ही होती है। सोचिए उन अनजाने विदेशी सैनिकों के लिए ये कितना भयानक सपना है जिसमें वे फंस जाते हैं। यूक्रेन भेजे जाने के बाद पहले से ही डरे हुए ये सैनिक ऐसे कमांडरों के पास पहुंच जाते हैं जो उन्हें मौत के मुंह में भेज देते हैं, और ऐसे साथियों के साथ होते हैं जिनसे वे बात भी नहीं कर सकते। सिर्फ भाषा की बाधाएं ही इतनी बड़ी होती है कि एक बेरहम कमांडर जो सबसे जटिल आदेश दे सकता है वो बस किसी दिशा में इशारा करना होगा और सैनिक को उस ओर भेज देना होगा, जिससे जैसे जैसे वे यूक्रेनी पोजीशन के करीब पहुंचेंगे उनके सामने जो भी मौत का खतरा है उसमें झोंक दिया जाएगा। और अगर रूसी सैनिकों को भी खाना, पानी या उपकरण नहीं मिल रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता कि इन विदेशी लड़ाकों को ऐसी तथाकथित सुविधाएं मिल रही होंगी। ये पुतिन की हताशा है जो अब ऐसी सेना बना रहे हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले वाली सेना को 4 साल तक अत्याचार कर बर्बाद कर दिया। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया था, यूक्रेन इसका फायदा उठा रहा है। यूक्रेन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उन इलाकों को मारक क्षेत्र बना रहा है जिन्हें रूस के डरे हुए सैनिकों, चाहे वे विदेशी हों या अन्य, को पार करना पड़ता है इससे पहले कि उन्हें यूक्रेन की किलेबंदी पर हमला करने का मौका भी मिले। यूक्रेन युद्ध में लड़ाई की रेखाएं अब पारंपरिक नहीं रही। फ्रंटलाइन के कुछ इलाकों में मारक क्षेत्र 20 किलोमीटर तक फैला है, यानी लगभग 12.4 मील का डरावना इलाका जिसमें ड्रोन और रक्षा प्रणालियां हैं। रूस अपने सैनिकों को इसी में भेज रहा है और ये समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं है कि जो होना तय है वही हो रहा है। जहां पहले रूस हर एक यूक्रेनी हताहत के बदले 6 सैनिक खो रहा था, जो पहले से ही बहुत बड़ा अंतर है, अब कुछ फ्रंटलाइन इलाकों में रूस हर एक यूक्रेनी नुकसान के बदले 25 सैनिक तक खो रहा है। पुतिन और उनकी छाया ने अराजकता फैलाई है जिससे रूसी सैनिक नेताओं की नाकामी का सामना कर रहे हैं। किल जोन के कारण रूस की पसंदीदा बड़े पैमाने पर मशीनीकृत हमले करने की रणनीति लगभग खत्म हो गई है, जैसा यूरो मैदान प्रेस ने दिसंबर में बताया। बिल्कुल, जब रूस के पास बख्तरबंद गाड़ियों की कमी हो रही है तब भी ऐसे हमलों को जारी रखना पहले से ही मुश्किल था, लेकिन ये किल जोन हालात को और भी खराब बना देते हैं। अब कोई भी टैंक या बख्तरबंद वाहन जो इन इलाकों में घुसता है उसके लिए लगभग तय है कि वो बारूदी सुरंगों, खाइयों और ड्रैगन के दांतों में फंसने के बाद किसी यूक्रेनी ड्रोन द्वारा तबाह कर दिया जाएगा। अब रूस छोटे पैमाने के आत्मघाती पैदल हमले पर ज्यादा निर्भर है। छोटे छोटे घुसपैठियों की टीमें जिन्हें बिना किसी उपकरण या सामान के भेजा जाता है, जैसा कि हम चाजिव्यार में देखते हैं, उनके सामने इन किल जोन को पार करना लगभग नामुमकिन सा काम है। कुछ लोग इसमें सफल भी होते हैं, लेकिन इनाम में उन्हें बैठकर यूक्रेन के सैनिकों और ड्रोन के उन्हें ढूंढकर मार डालने का इंतजार करना पड़ता है। वे ड्रोन यही करते हैं, मारते हैं। जनवरी में करीब 30,000 रूसी सैनिक मारे गए। उससे पिछले महीने 35,000 सैनिक मारे गए, और ये सब यूक्रेन के ड्रोन द्वारा ही हुआ। अब यूक्रेन का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक हर महीने कब्जाधारी रूसी बलों के 50,000 सैनिक मार गिराए जाएं। और जिस तरह पुतिन ने अपनी सेना को पूरी तरह से अराजकता में डाल दिया है, उससे यह बहुत संभव लगता है कि यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। रूस जिन सैनिकों को जबरन मोर्चे पर भेजता है उनकी पहले से खराब स्थिति और बिगड़ने वाली है। रूस की भयावह मौजूदगी बनी रहेगी। ये पुतिन की उस इच्छा को पूरी तरह से नाकाम कर देगा जिसमें वो खुद को एक महान विजेता के रूप में याद किया जाना चाहता है। रूस का भविष्य अंधकारमय है, और ये भविष्य सिर्फ देश की सेना तक ही सीमित नहीं है। पुतिन की रणनीतियों से देश अपनी पहचान खो रहा है और एक पूरी पीढ़ी तबाह हो रही है जो रूस के भविष्य के लिए जरूरी है। पुतिन द्वारा पैदा की गई अराजकता से जन्मा एक जनसांख्यिकीय संकट मंडरा रहा है, और आप इसके बारे में सब कुछ हमारे वीडियो में जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोजाना रूस के पतन को दिखाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।